देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। इस वक्त पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है। कोरोना महामारी के लगातार केसेस बढ़ रहे थे। हालांकि सरकार ने कई सारे प्रयासों के चलते इस पर काबू भी पाया है, जिसके चलते अब वैक्सीनेशन का काम तेजी से हुआ है। लेकिन इन सभी के बीच एक मुद्दा और गरमाया है और वो मुद्दा है राम मंदिर की जमीन का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए फैसला तो सुना दिया था, लेकिन अब हाल ही में एक और इस मामले ने नया विवाद जन्म लिया है। दरअसल राम मंदिर की जमीन जब खरीदी हुई थी, उसको लेकर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और इस तरह से कई मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ होंगे जनहित पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विनोद त्यागी जी। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। पहला सवाल तो इस चर्चा का इसी सवाल से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा कि जिस तरीके से राम मंदिर की जमीन खरीदी में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको लेकर आपकी पार्टी क्या सोचती है, क्या मत है? जिस तरह से राजनीति चल रही है, राजनीति गरमाई हुई है, राजनीति में आया राम गया राम जिस तरीके से दल बदलू का एक रोल निभाया जा रहा है, तो उसे कितना जायज मानते हैं? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो अपने आप में एक बड़ा अहम विषय है। मैं राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। हमारी जनहित पार्टी राम मंदिर निर्माण का स्वागत करती है, लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जमीन बेचने वाला कोई और है, खरीदने वाला कोई और है, लेकिन पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, आप पार्टी को हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को हो रहा है, सपा को हो रहा है। क्यों? किसी की जमीन कोई खरीद रहा है। अगर 2 करोड़ की जमीन है, अगर विश्व हिंदू परिषद ने अगर वो जमीन 20 करोड़ की खरीदी, 50 करोड़ की खरीदी, तो जनहित पार्टी तो उसका स्वागत करती है। हमको तो राम मंदिर चाहिए देश में, वो किसी भी कीमत पे चाहिए। अगर उसकी कीमत 18 करोड़ से जाकर के 36 करोड़ भी अगर विश्व हिंदू परिषद खरीद ले, तो इसमें भ्रष्टाचार मैं नहीं मानता, मैं इसको टोटली राजनीति मानता हूं। और इस विषय को लेकर के ये जो जमीन खरीदी का विषय है, ये मोदी सरकार का पैसा नहीं है, ये सरकार का खजाने का पैसा नहीं है, ये पूरे देश से जो चंदा एकत्रित किया गया है, ये हम सबका पैसा है। और हमको तो खुशी है कि अगर ज़्यादा पैसे दे करके अगर राम मंदिर के आसपास की ज़मीन अगर विश्व हिंदू परिषद ले रही है, जिससे कि हमारा राम मंदिर में भव्य निर्माण बन सके, तो जनहित पार्टी तो उसका स्वागत करती है। मैं टोटली सबसे बड़ी राजनीति इस विषय को लेकर के भाजपा करती है और उसका समर्थन आप और कांग्रेस करती है। तो ये कांग्रेस, सपा और ये क्या नाम है इसका, कांग्रेस पार्टी, इन सब की मिलीजुली सरकार है। क्योंकि आप अतीत देखिएगा, सपा समाजवादी पार्टी से मिलकर भाजपा ने सरकार बनाई, बहुजन समाज पार्टी से मिलकर के भाजपा ने सरकार बनाई। सबके साथ तो तुम लोग मिलके बैठे हुए हो। रही कसर कांग्रेस की, तो तुमने मध्य प्रदेश में पूरी कर दी। तो मैं टोटली इन सारी पार्टियों का इस भ्रष्टाचार के विषय को लेकर के घोर आपत्ति उठाता हूं और इनकी मिली जुली राजनीति करार देता हूं। यानी आप कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से राम मंदिर जमीन खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है और इसके लिए सभी दल मिले हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आई है कि जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा ठंडा हुआ था, राम मंदिर बनने के बाद जिस तरीके से सभी ने सहमति जताई थी, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था, लेकिन इसके बाद जब मुद्दा खत्म हुआ तो इसके बाद शुरू हुआ मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी भाजपा और सपा द्वारा बयानबाजी की जा रही है। और अभी जिस तरीके से आपने कहा कि भाजपा, सपा, कांग्रेस, मतलब सभी लोग मिलीजुली राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर जिस तरीके से राजनीति चल रही है, तो इसे लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो बयानबाजी चल रही है कोरोना काल में, जिस तरीके से मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बयानबाजी चल रही है, उसे जनहित पार्टी किस तरीके से देखती है? जनहित पार्टी धर्म, वर्ग और जाति की राजनीति नहीं करती। अखिलेश यादव, आप भी कान खोल के सुन लो, श्री कृष्ण भगवान आपके कॉपीराइट नहीं है। श्री कृष्ण भगवान समाजवादी पार्टी के कॉपीराइट नहीं है। और इसी तरीके से श्री रामचंद्र जी भी भारतीय जनता पार्टी के कॉपीराइट नहीं है। इस रामचंद्र जी में, श्री कृष्ण भगवान में पूरा देश आस्था रखता है, हम भी आस्था रखते हैं। ये चीजें अब देश में बंद होना चाहिए। हमारा भारत विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है। और मैं तो देश की आम जनता से कहना चाहूंगा
मेरे भाइयों कि आप इस बार आगामी जितने भी चुनाव हैं, सारे चुनाव में जाति, वर्ग, धर्म को एक तरफ रखकर सिर्फ इंसानियत, भाईचारा और एक दूसरे के सहयोग की भावना कैसे रखी जाए, ऐसी पार्टी को चुनिए। और ऐसी पार्टी आपके सामने जनहित पार्टी के रूप में उभर करके आपके सामने आ रही है। आपने पार्टी चुनने की बात की है और जिस तरीके से हम राजनीति गरमाने की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल ये भी बनता है कि अभी आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश सहित अन्य 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इस तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तो क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में रणनीति को बुनाया जा रहा है या फिर आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, पिछले 55 सालों में, 60 सालों में कांग्रेस ने राज किया है। उन्होंने भी तुष्टीकरण की राजनीति की, उन्होंने मुसलमानों को हिंदू से डराने का काम किया। और अभी निरंतर हम लोग देख रहे हैं कि जहां जहां भी भाजपा सरकार है और वर्तमान में जो मौजूदा केंद्रीय सरकार भाजपा की है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, वो भी वही काम कर रही है जो पहले कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस मुसलमानों को हिंदुओं से डराती थी और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को मुसलमानों से डराती है। जबकि 1947 में देश आजाद होने से पहले मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, हिंदू भाई, सबके बुजुर्गों ने खून बहा करके हम लोगों को देश को आजाद देश सौंपा। लेकिन इन पार्टियों ने इस तरीके की एक षड्यंत्र की साजिश के तहत इतना बड़ा पाप ये करने जा रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये जाति, वर्ग, धर्म में बांट करके एक बहुत गलत और गंदा भारत बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जनहित पार्टी इसका ताल ठोक के, दम ठोक के हम इसका विरोध करेंगे। आपने जनहित पार्टी की बात की और कहीं ना कहीं आपकी बातों से ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि जितनी भी अन्य पार्टियां हैं, सरकार है, पक्ष है, विपक्ष है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहा है या फिर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। आपके बयानों से जाहिर होता है। तो क्या जो आने वाले वक्त में जनहित पार्टी चुनावी मैदान में उतरने वाली है तो किन मुद्दों के साथ उतरेगी और क्या लगता है कि जनहित पार्टी को सपोर्ट मिलेगा? जनहित पार्टी को 100% सपोर्ट मिलेगा, मिल रहा है। मैं अभी 2 महीने पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भ्रमण करके आया हूं, मैं हरियाणा का भी भ्रमण करके आया हूं। मैंने ग्राउंड पे पैदल रिक्शे चलाने वाले से लेकर के और बड़े आदमी तक मैंने बात की है। देश में बेहद नाराजगी है। देश का आज हर नागरिक मौलिक अधिकार से जीना चाहता है, सम्मान से जीना चाहता है और शांत प्रिय अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। वो ना हिंदू मुसलमान के झगड़ों में पड़ना चाहता है, ना मुसलमान हिंदू और मुस्लिम के झगड़े चाहता है। कोई भी मेरा भाई देश का जो देश को पसंद करता है, जो अपने देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, वो कभी भी जाति धर्म के ऊपर लड़ना नहीं चाहता है। लेकिन ये बयान तो सभी पार्टियों के नेताओं में देखने को मिलता है। तो फिर जनहित पार्टी को जनता क्यों चुनेगी? जनहित पार्टी को जनता इसलिए चुनेगी कि जनहित पार्टी ना धर्म की बात करेगी, ना वर्ग की बात करेगी, ना जाति की बात करेगी। हम बात करेंगे बेरोजगारी की। आप बेरोजगारी दूर करिए। आपने की क्या अभी तक? आज भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से आज हमारा जीडीपी जमीन पे आ गया है। आज हमारी रेल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। एयरपोर्ट बेच दिए गए, रेल बेच दी गई, हर चीज का निजीकरण कर दिया गया। पेट्रोल 106 से ऊपर क्रॉस हो गया। कोरोना महामारी में आज हर आदमी को आपने भिखारी बना करके छोड़ दिया। तो मोदी जी, देश को आपको देश ने इसलिए नहीं चुना था कि आप आकर के मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार, इन सबको एक समान कर देंगे, और आपने कर दिया। आज देश का हर नागरिक भिखारी है। एक दूसरे के नागरिकों से हाथ मिला करके अपनी मजबूरियां दूर कर रहा है। सरकार तो घर में बैठ के अपने एसी रूम कमरों में बैठ करके तमाशा देख रही है। फिलहाल पूरा देश जानता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन सरकार का तो यह दावा है कि हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खास तौर पर विदेशी लोगों के साथ, विदेशी सरकार के साथ कहीं ना कहीं एक हाथ बढ़ाने की कोशिश की, वहां से मदद मिल रही। जिस तरीके से कोरोना में हमें विदेशियों से मदद मिली है, तो उस मामले में क्या कहेंगे कि विपक्ष ने तो हर बार तंज कसा है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। सरकार क्या काम कर रही है, मैं वो देखना चाहता हूँ। कि आपने पूरा वर्ल्ड घूम लिया, एज ए प्राइम मिनिस्टर आपने पूरा वर्ल्ड घूमा है। 1-1 घंटे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने 1-1 घंटे लाइव दिखाया प्रधानमंत्री जी को। एक भी कंपनी फॉरेन की यहाँ आई है क्या?
आज तक कोई भी एक कंपनी फॉरेन की आई है तो बताएं, उसका नाम बताएं, जिसमें कि हमारे भारतीय लोगों को 50% जॉब मिला हो, नौकरी मिली हो। कुछ नहीं मिला है, नौकरी मिली नहीं है, बल्कि नौकरी गई है। पिछले एक साल से आत्मनिर्भर भारत की भी तो बात की जा रही है। किस तरीके से जो फॉरेनर एप्लीकेशन थी, फॉरेनर चीजें थी, उन्हें बैन किया गया है और अब भारतीय चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन कब? पिछले एक साल से। चुनाव नजदीक है, चुनाव नजदीक है, रिजल्ट अभी बताइए। आप 7 सालों से सरकार में हैं, बताइए कि वो आत्मनिर्भर भारत आपका कहां है? आपका भारत, आत्मनिर्भर भारत किसको दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मैं तो जमीन पे घूम रहा हूं। अगर आप आम आदमी को दिख रहा है तो बताएं, नहीं तो वो बताएं कि आत्म भारत तुम्हारा है कहां? आत्म भारत कहीं नहीं है साहब। बेरोजगार युवा रोता फिर रहा है सड़कों पे, हकीकत तो ये है, और इसका खामियाजा इस बार मौजूदा सरकार को उठाना पड़ेगा। यदि जनहित पार्टी मानती है कि भारत आत्मनिर्भर नहीं है, यहाँ पर बेरोजगारी है, महंगाई है, तो ऐसे में यदि जनहित पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है तो सबसे बड़े मुद्दे क्या क्या होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होगा बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा कि आज अगर आपके पास रोजगार नहीं है, अगर आज आपके पास पेट पे रोटी नहीं है, तो ना आप देश के काम आ सकते हैं, ना परिवार के काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा युवा, जो मेरा क्वालिफाइड एजुकेटेड जो मेरा युवा है, उसको उसका वाजिब हक दे सरकार। जो आईटी के लेवल का हमारा युवा है वो आईटी में जाए। जो हमारा जो इंजीनियरिंग का क्या हुआ युवा है वो 5-5, 6-6 हज़ार की नौकरियों में, प्राइवेट कंपनियों में अपना जीवन ना लगाए, उनको ससम्मान उनको नौकरी पे लगाया जाए। ऐसी ऐसी क्षेत्रों में हमारे युवाओं को वहां भेजा जाए। हम यही तो चाहते हैं। जनहित पार्टी का मेन उद्देश्य यही है कि जिसका जो देश में वाजिब हक है मेरे युवा बेरोजगार का, उसको ससम्मान वो हक मिले। लेकिन इस बार इस तरीके से हमारा देश जा रहा है कि जहां हर रोजगार समाप्त कर दिए गए और हर आदमी को मजबूर कर दिया गया। बल्कि आज का तो आदमी भय में जी रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सन 1975 की मुझे तो देखा जाए तो अघोषित इमरजेंसी मुझे ऐसा लग रहा है क्या कि कोरोना का विषय गंभीर विषय है। निश्चित तौर से जो गाइडलाइन है WHO की हो या गवर्नमेंट की हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हो, उनको पालन करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में देश के हर नागरिक के प्रति सरकार की भी जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो अपने परिवार का ससम्मान इस गंदे कालखंड में वो अपना पेट सम्मान से भर सके। अभी आपने कोरोना की बात की और जिस तरीके से देखने में आया कि क्योंकि आपकी पार्टी का नाम भी जनहित है और जन जन का एक सवाल है, आम जनता का एक सवाल है कि जिस तरह से जिन राज्यों में कोरोना के केसेस कम होते हैं वहां पर चुनाव करा दिए जाते हैं। यानी कि यूं कहें कि जो जनता का एक सवाल है कि जहां पर चुनाव है वहां पर कोरोना नहीं है और जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर कोरोना की लहर है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने, मैं आपको प्रणाम करता हूं इस प्रश्न के लिए। कमाल है। अभी 5 राज्यों में चुनाव थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 20-20 रैलियां थी। अमित शाह साहब की भी लगभग 40-50 की रैलियां थी। पूरा देश के नेतागण पूरे अखाड़ा खोले हुए थे। असम, पांडिचेरी, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल में। उस वक्त चुनाव आयोग का क्या दायित्व था? चुनाव आयोग का काम था कि जब कोरोना लहर चल रही थी पिछले मार्च से, तो फिर इन 5 राज्यों में आपने चुनाव कराने की अनुमति प्रदान क्यों की? और अगर आपने की तो फिर किसके दबाव में की? तो निश्चित तौर से चुनाव आयोग को मैं पूरी तरह चुनाव आयोग को दोषी मानता हूं। और जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो आप लोगों ने देखा होगा कई अखबारों में, कई मीडिया चैनलों में चला कि पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी फैलना शुरू हो गई थी। तो इसका सीधा जो मैं टारगेट करूंगा तो सीधा मैं केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को पूरा टारगेट करता हूं और उनको दोषी मानता हूं कि आपने 5 स्टेटों में खुद जाकर कोरोना फैलाया और पूरे देश में कोरोना फैला करके और आज वैक्सीन का नाटक करते हैं। और वैक्सीन को आपने इस तरीके से प्रचारित किया हुआ है पूरे देश में कि हम फ्री में वैक्सीन लगा रहे हैं। स्वागत करते हैं हम लोग फ्री में करा रहे हैं, लेकिन आप अपने घर से पैसा नहीं दे रहे हैं। ये पैसा आदरणीय अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये हम लोगों के टैक्स का पैसा है। लेकिन आप हर अखबार में, हर जगह आप ऐड ऐसा दे रहे हैं कि जैसे आप हम पे वैक्सीन लगा करके आप हमको बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये हमारा हक बनता है साहब, ये हमारे हर देश के गरीब कार्यकर्ता का हक बनता है, हमारे नागरिक का हक बनता है कि आप सरकार है, चुनी हुई सरकार है, हमने आपको वोट दिया है, तो आप हमारा फ्री इलाज करिए। आपने पिछले लॉकडाउन में 20
1000 लाख करोड़ रुपया कोरोना के नाम पे राशि आपने दी थी और 35,000 करोड़ रुपए अभी आपने 1 महीने पहले दी थी। पीएम केयर फंड बना करके अरबों रुपया आपने इकट्ठा किया था। मेरे देश के हर नागरिक ने अपनी जमीन, अपने घर, अपने गिरवी, अपने गहने गिरवी रख करके अपने इलाज कराए हैं। प्राइवेट अस्पतालों में लूट हुई है, उसकी जांच आपने आज तक नहीं कराई। तो वो रुपए की मदद सीधे किसके खाते में गई, एक नाम बता दे मुझे। अगर एक नाम बता दे, इन मुद्दों को लेकर के जनहित पार्टी मैदान में रहेगी और इनकी ईंट से ईंट बजा के रखेगी। इस बार जनहित पार्टी को आप पूरा जोर दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि विपक्षियों से लड़ने के लिए जनहित पार्टी जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए तैयार है। ऐसे में किन राज्यों पर ज्यादा फोकस करना चाहेंगे आप चुनावी मैदान? इस वक्त हमारा फोकस 2 राज्यों पर रहेगा। हालांकि गठन की प्रक्रिया हमारी कई राज्यों में चल रही है, लेकिन वर्तमान में हम सिर्फ 2 राज्यों को फोकस किए हुए हैं। एक उत्तर प्रदेश, जिसके संभावित इलेक्शन हमारे मार्च में होने जा रहे हैं, फरवरी मार्च में, और दूसरा हमारा टारगेट रहेगा मध्य प्रदेश। और इस दोनों जगह नगर निगम से लेकर के और विधानसभा तक जनहित पार्टी ताल ठोक के दमदारी से अपना इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, इस चर्चा में एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना काल में, और जिस तरीके से आगामी चुनाव होंगे उसको लेकर जनता को क्या कहना चाहेंगे? मेरा आपके माध्यम से देशवासियों से सिर्फ एक आग्रह है, हाथ जोड़ के आग्रह है कि जिस तरीके की गलत नीतियों से, केंद्र सरकार की गलत नीतियों से, भाजपा शासित राज्य सरकारों की गलत नीतियों से मेरा मजदूर भाई पलायन जिस तरीके से आप लोगों ने किया, हमने देखा है कि जिस तरीके से आप नंगे पैर सड़कों पे चले हो, जिस तरीके से आपका सरकार ने नहीं, जिस तरीके से आपका समाज सेवी संगठनों ने, नाना प्रकार के समाज में काम करने वाले बुद्धिजीवियों ने आप लोगों की सहायता की है, वो सहायता मौजूदा सरकारों ने नहीं की है। आप लोगों के जेब से पैसे छीन लिए गए हैं सरकार के द्वारा। आप लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा है इस मौजूदा सरकार ने। आपको पूरी तरह नीचे जमीन पे मिट्टी में मिला दिया है। साथियों, अपने दम पे उठना। अब आप लोग ना राम के नाम पे बिकना, ना रहीम के नाम पे बिकना। अगर अपना वोट अब की बार करना हो तो इंसानियत, अपना फर्ज और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को लेकर के वोटिंग करना। और ये जो मौजूदा जितने भी ये राजनीतिक दल हैं पहले से स्थापित, भाइयों, ये फिर आपको फंसाने का काम करेंगे। कोई श्री कृष्ण भगवान का चोला ओढ़ करके आएगा, कोई श्री राम का चोला ओढ़ करके आएगा। लेकिन ये 1.5 साल जो आपने जो जिल्लत से गुजारे हैं, कि आपने पुलिस ने भी समय समय पे लट दिए हैं और आपने जो बेइज्जती सही है प्रशासन द्वारा, इन चीजों को, इस दर्द को पाल के रखना और इस दर्द को उस दिन निकालना भाइयों जिस दिन आगामी चुनाव में आपको मत और वोट डालने जाना पड़े। उस दिन इन राजनीतिक पार्टियों को पूरी तरीके से तहस नहस करना। और जन जन की आवाज जो जनहित पार्टी आपके सामने आ रही है, ये नए विकल्प और नए चेहरों के साथ आ रही है। ये हम लोग घिसे पिटे ये पुराने चेहरे, इनको हम कबूल नहीं कर रहे हैं। आपके बीच का भाई जनहित पार्टी का पार्षद बनेगा, आपके बीच का भाई विधायक बनेगा, जिसे आप रात को 2 बजे भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप उसका दरवाजा खटखटाओगे, वो दरवाजा खोलेगा। ऐसे भाइयों को हम चुन करके आप लोगों के बीच में भेजने का काम करेंगे। तो इस पूरी चर्चा के दौरान हमारे साथ विनोद त्यागी जी बने हुए थे। विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ कई सारे मुद्दों पर चर्चा की। फिलहाल हमारे शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब खबरों को रखिए अपनी पॉकेट में, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।